हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की लेटेस्ट एनसीईआरटी के 10th चैप्टर साउंड वेव्स की एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ये 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन साउंड वेव मैकेनिकल वेव है वो आइडिया को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए पहले हम साउंड वेव मैकेनिकल वेव है ना, ये कौन सा आइडिया रिप्रेजेंट करता है बेस्ट, उसको समझने के लिए मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो देखो ये मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन है, वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपागेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मतलब कि जो भी वेव है जिसको प्रोपागेशन के लिए मूव होने के लिए मीडियम चाहिए ना, वो मैकेनिकल वेव होता है। अब हमें पता है, हमने पढ़ा है कि साउंड है ना वो वैक्यूम में प्रोपागेट नहीं होता है, उसको कंपलसरी मीडियम चाहिए, इसलिए वो मैकेनिकल वेव है। और ये स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट में सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपागेट, दैट मीन्स दिस सेकंड ऑब्जर्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव होते हैं, सेकंड करते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें ऐसा दिया गया है कि अगर कोई साउंड वेव मीडियम में प्रोपागेट कर रहा है, उसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से क्या इंक्रीज होगा। तो ये समझने के लिए हम पहले फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन समझ लेते हैं, तो ये अच्छे से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, कोई भी इवेंट में अगर ऑसिलेशन या वाइब्रेशन हो रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन वो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होने में जो टाइम लगा है ना, वो टाइम से हम डिवाइड कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी को ये फॉर्मूला के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इवेंट में कितने वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको उसकी वो इवेंट की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जब साउंड वेव प्रोपागेट होता है तो साउंड वेव में डेंसिटी के ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होते हैं पर सेकंड, गिवन पोजीशन पे डेंसिटी कितने टाइम ऑसिलेट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। और जब डेंसिटी मैक्सिमम होती है तो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और जब डेंसिटी मिनिमम होती है, ऑसिलेशन होता है ना, तो कोई क्वांटिटी मिनिमम मैक्सिमम होती है, तो यहाँ पे डेंसिटी मिनिमम मैक्सिमम होती है। जब डेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, और मैक्सिमम होती है उसको रेफ्लेक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और नंबर ऑफ कंप्रेशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली ये डेफिनेशन के हिसाब से थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ कंप्रेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इंक्रीज होगा। चलो अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें दिया है कि कोई एक पॉइंट से 20 कंप्रेशन 4 सेकंड में पास हो रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी अगले क्वेश्चन में ही हमने फ्रीक्वेंसी की ये डेफिनेशन फॉर्मूला देखा था, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो साउंड वेव में डेंसिटी के ऑसिलेशन, डेंसिटी के वाइब्रेशन होते हैं, यहाँ पे 20 कंप्रेशन हो रहे हैं, मतलब 20 ऑसिलेशन हो रहे हैं 4 सेकंड में, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो हो जाएंगे 20, और वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को 20 ऑसिलेशन को 4 सेकंड लग रही है, तो 20/4 करेंगे 5 होगा, और इसका यूनिट हो जाएगा हर्ट्ज या फिर पर सेकंड, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5 हर्ट्ज या 5 पर सेकंड, 5 सेकंड इनवर्स। होप सबको ये तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की लेटेस्ट एनसीईआरटी के 10th चैप्टर साउंड वेव के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एक रूम में साउंड प्रोड्यूस होने के 0.5 सेकंड के बाद वो रिफ्लेक्ट होके कान तक पहुंचता है, तो ये केस में इको प्रोड्यूस होगा या फिर रिवर्बरेशन होगा, आपके आंसर को जस्टिफाई करो, ये पूछा है। तो हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है, कंसेप्ट में ये पढ़ा है कि अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो प्रोड्यूस होने के बाद रिफ्लेक्ट होके फिर से जब हमें सुनाई देता है, वो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल अगर टी जो है वो ग्रेटर देन 0.1 सेकंड है तो इको सुनाई देता है, एंड अगर ये टाइम इंटरवल लेस देन 0.1 सेकंड है तो फिर रिवर्बरेशन सुनाई देता है, रिवर्बरेशन होता है। तो यहाँ पे ये टाइम इंटरवल 0.05 सेकंड है, मीन्स इट इज लेस देन 0.1 सेकंड है, तो इको नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिवर्बरेशन मिलेगा।
तो ये हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये 5th क्वेश्चन में दो ग्राफ दिए हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों ग्राफ दो साउंड वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस के जो स्केल्स है वो सेम है, दोनों ग्राफ में सेम स्केल से ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा साउंड वेव है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और कौन से साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन मतलब कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट और टू सक्सेसिव क्रेस्ट। तो क्रेस्ट क्या है? ये जो पीक होती है ना ग्राफ की, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। सो वेवलेंथ, ये एक ग्राफ जो है उसमें वेवलेंथ इतनी हो जाएगी, ये ग्राफ ए की वेवलेंथ है, इसको λ1 बोल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। और ये ग्राफ 2 में है वेवलेंथ, वो क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस ये λ2 हो जाएगा। तो ग्राफ में दिख ही रहा है कि λ1 की वैल्यू λ1 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट केस में आंसर हो जाएगा λ1 इज ग्रेटर देन λ2। और सेकंड पार्ट में हमें एम्पलीट्यूड को कंपेयर करने के लिए बोला है कि किसका एम्पलीट्यूड छोटा है। ठीक है, तो चलो, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये मीन है, डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन मीन है, तो इसका एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा। ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, उसको A1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड, ये मीन पोजीशन से पीक है ना, उसके वैल्यू को हम A2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये ग्राफ में क्लियर दिख रहा है कि ये A2 की वैल्यू है वो A1 की वैल्यू से ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे A1 इज लेस देन A2, तो मतलब ग्रेटर वेवलेंथ तो फर्स्ट की, स्मॉलर एम्पलीट्यूड तो वो भी फर्स्ट का आ जाएगा। चलो, ये हो गया 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया है और क्वेश्चन में ये बोला है कि ये क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ में 3 सोर्स A, B और C से एमिटेड साउंड वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ए से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सी की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो उसमें आप कौन सा ग्राफ ए का, कौन सा बी और कौन सा सी का है वो आइडेंटिफाई करो। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, कंसेप्ट, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लिखे तो ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। और डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम और नंबर ऑफ ऑसिलेशन वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट हम मान लेते हैं कि तीनों एक ही मीडियम में जा रहे हैं, सेम मीडियम होगा तो तीनों साउंड वेव की स्पीड भी सेम होगी, मतलब हम सेम स्पीड के मान लेते हैं। यहाँ तक पहुँचते हैं जब तीनों साउंड वेव यहाँ तक, तो तीनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया। जब स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी सेम लगेगा। तो तीनों साउंड वेव को यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक पहुँचने का टाइम हम टी ले लेते हैं। अब टी टाइम में तीनों साउंड वेव जो है 3 कलर के, उसने कितने ऑसिलेशन किए, वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो तीनों की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो चलो हम पहले तीनों की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रीन ग्राफ है वो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ग्रीन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, टाइम टी से डिवाइड कर लिया। अब कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं ना ये टी टाइम में, मतलब गिवन ग्राफ में, वो काउंट कर लेते हैं। यहाँ से देखो, ये ग्रीन ग्राफ का ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक ख़त्म हुआ, ये एक ऑसिलेशन हो गया। अब वहीं से स्टार्ट किया और यहाँ तक आया, ये दूसरा एक ऑसिलेशन हो गया। अब यहाँ से वहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक आया, ये तीसरा ऑसिलेशन हो गया। अब वहीं से स्टार्ट किया और ये एंड तक पहुँच गए, तो टोटल 4 ऑसिलेशन हुए। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 4/T हो जाएगी। अब हम रेड ग्राफ को चूज़ कर लेते हैं, रेड की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। इसमें भी टाइम टी है, ये टी टाइम में रेड के कितने ऑसिलेशन है वो देख लेते हैं। चलो, यहाँ से शुरू से यहाँ तक पहुँचेंगे, रेड का एक ऑसिलेशन हो गया। अब वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, ये दूसरा ऑसिलेशन हो गया। अब वहीं से स्टार्ट करेंगे और ये एंड तक पहुँच गए, टोटल 3 ऑसिलेशन हो गए। तो रेड की फ्रीक्वेंसी 3/T हो जाएगी। और लास्ट में जो ब्लू बचा है उसकी फ्रीक्वेंसी हम मेज़र कर लेते हैं। इसमें भी टाइम तो टी लग रहा है। अब टी टाइम में इसका यहाँ से यहाँ तक एक ऑसिलेशन हो गया,
फिर वहाँ से यहाँ तक एंड तक एक और ऑसिलेशन, मतलब टोटल 2 ऑसिलेशन हो गए। तो अब ये तीनों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडी है। इसमें से किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है? तो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैक्सिमम है और ब्लू की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग है। जिसका न्यूमरेटर 4 बड़ा है वो मैक्सिमम है और जिसका सबसे छोटा है ब्लू का 2 वो मिनिमम हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि ए की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है और सी की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो मैक्सिमम ग्रीन है। तो मतलब ये जो ग्रीन है वो सोर्स ए से प्रोड्यूस हुआ है वो साउंड है, और ब्लू की फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो ये ब्लू वाला ग्राफ है वो सोर्स सी से प्रोड्यूस हुआ है वो है, और लास्ट बच गया रेड वाला, वो दोनों के बीच का है, वो सोर्स बी से प्रोड्यूस हुआ होगा। तो होप सबको ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Keep learning, keep growing. To get personal tuitions from an ex-Aakash faculty in Gotha, Ahmedabad, DM your request on 9099926301. हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की लेटेस्ट एनसीईआरटी के 10th चैप्टर साउंड वेव के 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ग्राफ ड्रॉ करो जो साउंड वेव रिप्रेजेंट करे, और वो साउंड वेव की डेंसिटी का एम्पलीट्यूड 3 यूनिट और वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो चलो ये ग्राफ पेपर हमने ले लिया है। ग्राफ पेपर की ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे हम डेंसिटी लेते हैं, यहाँ पे डेंसिटी ले ली, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब इस पे साउंड वेव हमें रिप्रेजेंट करना है, और ये साउंड वेव का एम्पलीट्यूड हमें डेंसिटी एम्पलीट्यूड 3 यूनिट रखना है। तो यहाँ पे हम नंबर ये यूनिट रिप्रेजेंट कर लेते हैं डेंसिटी के, 1, 2 और 3 तक ही जाना है डेंसिटी के लिए। तो नीचे भी -3 तक ही जाएंगे तो चलेगा, और ये 0 है। और वेवलेंथ हमें 4 सेंटीमीटर रखनी है। वेवलेंथ में हम थोड़ा सा बड़ा स्केल ले लेते हैं। यहाँ पे दो जो बॉक्स है ना उसको 1 यूनिट ले लेते हैं। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 5, 6, 7 और ये 8 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम ये वेव जो पूछा है ना जिसका एम्पलीट्यूड 3 यूनिट रखना है, तो 3 यूनिट एम्पलीट्यूड मतलब हमें ये वाई एक्सिस पे ये अपर बाउंड्री हो गई, इसके ऊपर नहीं जाना है, और नीचे ये -3 तक, इसके नीचे नहीं जाना है। वेव इसके बीच में ही हमें ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। और उसकी वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर, मतलब एक वेव है वो 4 सेंटीमीटर तक कंप्लीट कर देना है। तो ऐसा वेव हम बनाएंगे, ये आधा वेव हो गया और दूसरा आधा हो गया, तो ये 4 सेंटीमीटर तक एक हो गया, और दूसरा पार्ट एक और ड्रॉ कर लेते हैं, कंटिन्यूस है, चलता रहता है। तो ये साउंड वेव हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। ये साउंड वेव की वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस, ये 1 से देखो 5 तक, मतलब ये वेवलेंथ है लैम्बडा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गई। और इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड 3 यूनिट है, डेंसिटी एम्पलीट्यूड। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ये 8th क्वेश्चन में ये दिया है कि मूवी में कई बार जब स्पेस में स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड होता है तो उसकी फ्लैश, लाइट की फ्लैश और साउंड दोनों एक साथ दिखाए जाते हैं। इसमें क्या एरर है वो हमें दिखाना है कि क्या एरर है। चलो इसके लिए पहले कंसेप्ट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड दोनों अलग होती है। साउंड की जो स्पीड है ना, वो साउंड की स्पीड होती है अप्रॉक्स 340 मीटर पर सेकंड से लेके 345 मीटर पर सेकंड। ये रेंज मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि टेम्परेचर के साथ साउंड की स्पीड चेंज हो सकती है, एयर में स्पीड है, और मीडियम के साथ भी चेंज हो सकती है। और जो लाइट की स्पीड है, वो लाइट की स्पीड एयर में या फिर वैक्यूम में है अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि लाइट है ना वो साउंड के रिलेटिव में बहुत ही फास्ट है, तो इसलिए लाइट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से
जब हम दिवाली में वो रॉकेट करते हैं, फटाके करते हैं, तो रॉकेट मान लो कि ग्राउंड से ऊपर गया, फिर ऊपर जाके एक्सप्लोड हुआ, तो जब वो एक्सप्लोड होता है तो उसकी रोशनी हमें पहले दिखाई देती है और उसके आधे या एक आध सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसका रीज़न ये है कि जब ये रॉकेट एक्सप्लोड हुआ ना, तो उसमें जो लाइट प्रोड्यूस हुई वो इतनी स्पीड से आएगी हमारी आंखों के पास, तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। और साउंड ये स्पीड से आ रही है तो साउंड को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए पहले लाइट दिखती है, उसके बाद साउंड दिखता है। अब यहाँ पे मूवी में अगर दिखाया है कि वो स्पेसक्राफ्ट एक्सप्लोड हुआ, उसके फ्लैश लाइट, उसकी लाइट और साउंड दोनों एक साथ ही दिखाए जा रहे हैं, तो वो गलती है। तो हमें ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्या लिखना है, चलो वो आपको बताता हूँ। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पहले साउंड की स्पीड लिख देनी है और ये लाइट की स्पीड लिख देनी है, और क्लैरिफाई कर देना है कि यहाँ पे लाइट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए लाइट है वो साउंड से पहले पहुँचेगी और साउंड बाद में पहुँचेगी। अगर मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि लाइट एंड साउंड दोनों एक साथ ही पहुँच रहे हैं, तो वो एरर है, तो ये एग्जाम में लिख देना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 9th क्वेश्चन में दिया है कि एक सोर्स है वो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वेवलेंथ 3.44 मीटर है, एंड ये साउंड वेव की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, तो इसका टाइम पीरियड निकालो। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी गिवन है उसका पहले लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे वेवलेंथ लैम्बडा गिवन है, हमें वो गिवन है 3.44 मीटर, और साउंड की स्पीड गिवन है वो है 344 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है, एक स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी। लैम्बडा वेवलेंथ है और t टाइम पीरियड है। अब t निकालना है तो t को पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो वो लैम्बडा अपॉन v हो जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे 3.44 है और v की वैल्यू 344 है, तो ये डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.01 सेकेंड, ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। तो चलो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Keep learning, keep growing. To get personal tuitions from an ex-Aakash faculty in Gotha, Ahmedabad, DM your request on 9099926301. हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की लेटेस्ट एनसीईआरटी के 10th चैप्टर साउंड वेव के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करेंगे। चलो क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि एक सीप है, ये सीप है, एक डूबे हुए सीप को, संकन सीप को वो सर्च कर रहा है, और उसके लिए वो सोनार सिग्नल यूज़ करता है, और वो डिटेक्ट करता है कि जब ये सोनार सिग्नल यहाँ से निकलता है ना, तो वो सिग्नल यहाँ पे आता है, संकन शिप पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद 5 सेकंड के बाद उसको उसका इको मिलता है। अब यहाँ पे जो इसके लिए जो अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ हुए हैं उसकी सी वाटर में स्पीड दी है वो है 1525 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये पूछा है कि ये जो संकन सीप है वो सीप यहाँ से, मतलब सी लेवल से कितना दूर है, कितना अंदर है, तो उसकी डेप्थ, उसके कचरे की डेप्थ, उसके ब्रेकेज की डेप्थ हमें निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो वेव यूज़ होने वाला है, जो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, उसकी स्पीड गिवन है 1525 मीटर पर सेकंड, सी वाटर में है वो, और उसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में वो नीचे जाके वापस आता है। अब इसमें डिस्टेंस, चलो हम मान ले कि ये जो संकन सीप का कचरा है, ब्रेकेज है, वो सी लेवल से डी डिस्टेंस पे है, तो साउंड वेव जिसको 5 सेकंड लग रहा है ना, वो पहले अंदर जाएगा, यहाँ से अंदर गया, फिर वो वहाँ से वापस आएगा, तो 5 डी डिस्टेंस जाने में और डी डिस्टेंस वापस आने में, इसने टोटल डिस्टेंस 2D ट्रैवल किया होगा। तो हम यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 2D है अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। v की वैल्यू दी है 1525 इक्वल टू 2D अपॉन टाइम है 5, इसमें से d को सब्जेक्ट बनाए हम, तो 1525 मल्टीप्लाई बाय 5,
डिवाइड बाई 2 करेंगे हमें d मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1525 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 2 ये 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 का 25 प्लस 1 6 हो जाएगा और 2 कैरी हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 ये 7 हो जाएगा। 7625 आया, वो 7625 को अब हमें 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे हम, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर से 6 नीचे लाएंगे, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, ऊपर से 2 नीचे लाएंगे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, अब लास्ट में 5 नीचे लाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4, अब 1 बचेगा, एक और जीरो रख देंगे तो पॉइंट के बाद ये फाइजा हो जाएगा। तो ये जो फाइनल आंसर है हमें मिल जाएगा, डी की वैल्यू डी मिलेगा 3812.5 मीटर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर ये क्वेश्चन का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये 11th क्वेश्चन में ये दिया है कि एक व्हीकल में पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम लगी हुई है और वो इको लोकेशन पे काम करती है और उसमें अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर यूज़ होते हैं और उसके अल्ट्रासोनिक जो वेव्स यूज़ होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स 40 किलोहर्ट्ज़ होती है। जब ड्राइवर अपने व्हीकल को रिवर्स लेता है तो उस टाइम में क्या होता है कि जब वो व्हीकल से, ये देखो कार है, कार से ये वॉल या कोई भी ऑब्स्टेकल है ना, वो ऑब्स्टेकल 1.2 मीटर की दूरी पे जब होता है ना, तब उसमें बीप की आवाज़ शुरू हो जाती है। बीप 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 वो बजता है ना जब हम रिवर्स लेते हैं, तब अगर कोई ऑब्स्टेकल उससे कोलाइड होने वाला है तब ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें उसको कितना टाइम लगेगा अल्ट्रासोनिक वेव को ऑब्स्टेकल के साथ, यहाँ से मान लो कि अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस हुआ, वो अल्ट्रासोनिक वेव इसके साथ कोलाइड हुआ, मतलब इंसिडेंट होके वो रिफ्लेक्ट होके फिर से वो रिसीव होगा ना, उसमें कितना टाइम लगेगा वो पूछा है। और हमें बोला गया है कि अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड 345 मीटर पर सेकंड लेनी है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से ये जो व्हीकल है ना, वहाँ से ये ऑब्स्टेकल की रेंज, ये डिस्टेंस जब 1.2 मीटर होता है ना, तब बीप की साउंड शुरू हो जाती है। मतलब कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि अब इतना डिस्टेंस हो गया है। तो मतलब इसमें से जो साउंड वेव निकलेगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, वो पहले ये ऑब्स्टेकल के पास जाएगा, ऑब्स्टेकल से कोलाइड होके वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा और उसका इको इसको मिलेगा और वो रिसीव होगा। तो इसमें साउंड वेव टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 1.2 मीटर जाने में और 1.2 मीटर वापस आने में, मतलब साउंड वेव टोटल 2.4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। साउंड वेव की स्पीड यहाँ पे गिवन है, वो है 345 मीटर पर सेकेंड। और हमें ये पूछा है कि ये साउंड वेव को ये एमिट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके फिर से रिसीव होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकालना है। तो हमें पता है कि फॉर्मूला है डिस्टेंस डी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है। टाइम हमें निकालना है तो टाइम को डायरेक्ट सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। यहाँ पे डिस्टेंस 2.4 मीटर है और स्पीड है वो 345 मीटर पर सेकंड है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं पूरा कैलकुलेशन भी बताता हूँ आपको। 2.4 को हम डायरेक्ट तो 345 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, ये 2.4 को 1000 से और डिनोमिनेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2.4 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2400। अब 2400 को हम 345 से डिवाइड कर पाएंगे, तो पहले ये 2400 को 345 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2400 ले लिया हमने और ये 345 से उसको डिवाइड करना है, तो इसलिए हम 345 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे, तो ये 6 5 ज़ा 30 का 0 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 7 2 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20 आ जाएगा। तो ये 6 जहाँ पे काम बन जाएगा 2070 आ रहा है। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पे कैरी लेंगे, 40 में से 7 जाएगा तो 33 आएगा। अब ये 330 को हम 345 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे लगा लेंगे।
अब ये डिवाइड करने के लिए 345 है, उसको 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 फाइव जा 45 हो जाएगा, 4 कैरी, 9 फोर जा 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, 40 का 0 4 कैरी, 9 थ्री जा 27 प्लस 4 27 प्लस 4 तो वो 31 हो जाएगा। तो ये 3105 आएगा, और ये सब ट्रैक करेंगे तो 205 आएगा। तो मतलब ये 9 जहाँ से हमने किया ना, तो ये मतलब अप्रोक्स 6.9 आएगा। ये डिवीजन करेंगे 2400 अपॉन 345, ये 6.9 आएगा। उसको 1000 से डिवाइड लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 0.0069। और अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करके इसको 0.007 सेकेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.007 सेकेंड, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये 12th क्वेश्चन में दिया है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एयर में साउंड की स्पीड 331 मीटर पर सेकंड है, और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है। अब अगर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है तो साउंड को 1720 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बाकी की सारी कंडीशन सेम रहती है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ये इतना जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए दिया है, वो डिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी स्पीड पे कितना टाइम लगता है ना, वो निकाल लेते हैं। फिर 22 डिग्री सेल्सियस पे उसका टाइम निकाल लेते हैं। फिर दोनों टाइम को हम सबट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो हमें मिल जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल्स टू, हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम को सब्जेक्ट बना ले, तो टाइम t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे दो अलग अलग टेम्परेचर पे है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर निकाले उसका टाइम है, उसको t1 बोल दे। डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे 1720 मीटर दिया है, और स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड है 331, तो ये 331 से डिवाइड कर लिया। और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगेगा t2 से रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस 1720 करना है, और ये 22 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड, सॉरी ये 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड है 344 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों टाइम में ये डिनोमिनेटर छोटा है, t1 टाइम वाला डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो टाइम ज़्यादा होगा। तो जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो एक्स्ट्रा टाइम निकालने के लिए बड़े टाइम में से छोटा टाइम हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा टाइम t है, वो t1 में से t2 को सबट्रैक्ट करने से मिल जाएगा। t1 है यहाँ पे 1720 अपॉन 331, ये है 1720 अपॉन 344 है। इसमें से हम 1720 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें यह मिल जाएगा 1 अपॉन 331 माइनस 1 अपॉन 344। अब इसका एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। 1720 एज इट इज, इसका एलसीएम ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 344 माइनस 331 वोल डिवाइड बाय ये 331 इंटू 344 हो जाएगा। अब अगर हम 1720 को 344 से डिवाइड करेंगे ना, तो 344 से डिवाइड करने से 5 मिलेगा। 344 इंटू 5 1720 हो जाएगा। तो ये 5 बच जाएगा, और ये 344 माइनस 331 वो सब्ट्रैक्शन में 13 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 331 बचा है, 13 5 65 होगा, तो ये 65 अपॉन 331 सेकेंड ये एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। होप सबको तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Keep learning, keep growing. To get personal tuitions from an ex-Akas faculty in Gotha, Ahmedabad, DM your request on 9099926301. हेलो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th की लेटेस्ट एनसीईआरटी के 10th चैप्टर साउंड वेव की एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन 13, 14 एंड 15 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से।
ये क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया गया है और बोला है कि ये डायग्राम में 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोपागेट होने वाले साउंड वेव का डेंसिटी वेरिएशन जो है मीडियम में वो दिखाया गया है। तो ये साउंड वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो पहले हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्पीड तो गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड वेव वो गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड, और हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वेवलेंथ के लिए हमें कंसेप्ट पता है, डेफिनेशन है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और टू नियरेस्ट क्रेस्ट, और इट कैन ऑल्सो डिफाइंड एज इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रॉ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रॉ और क्रेस्ट क्या होता है, जहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है वो क्रेस्ट है, और जहाँ पे डेंसिटी मिनिमम है वो ट्रॉ है। तो यहाँ पे डेंसिटी मिनिमम है तो वो ट्रॉ हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी है वो क्रेस्ट है, ये मिनिमम डेंसिटी वाला ट्रॉ है, ये मैक्सिमम डेंसिटी वाला क्रेस्ट है, यहाँ पे ये ट्रॉ है, ये क्रेस्ट है और ये ट्रॉ है। अब यहाँ पे ये क्रेस्ट से यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दिया है, बट ये वेवलेंथ नहीं होगी क्योंकि बीच में एक और भी क्रेस्ट है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है। तो यहाँ से ये क्रेस्ट से लेके ये क्रेस्ट का डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये वेवलेंथ लैम्बडा होगा। तो ऑब्वियसली ये सी से यहाँ तक का ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे वेवलेंथ हो जाएगी उसका हाफ, मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर और उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा 0.04 मीटर। अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा एफ। बुक में एनसीईआरटी में हमें फ्रीक्वेंसी की जो साइन है ना वो न्यू दी है, फिर न्यू और वी में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी के लिए एफ लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम एफ को सब्जेक्ट बना लेंगे, इसमें से एफ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एफ हमें मिलेगा v अपॉन लैम्बडा मिल जाएगा। v की वैल्यू 340 मीटर पर सेकंड है और लैम्बडा अभी हमने निकाला वो है 0.04। तो ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम पहले ऐसा कर सकते हैं कि 340 है ना, ऊपर 100 से और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 34,000 है, उसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। अगर ये 34,000 को 4 से डिवाइड करने के लिए हम 2 बार 2 से डिवाइड कर सकते हैं। पहली बार 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 17,000 मिलेगा, और अगेन 17,000 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 8500 हो मिल जाएगा। ये 8500 ये साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों ही हमने निकाल लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14th क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि डायग्राम में दो साउंड वेव ए और बी रिप्रेजेंट किए हैं, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड 345 मीटर पर सेकंड है। अब दोनों की वेवलेंथ हमें निकालनी है और दोनों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड दोनों की है 345 मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्राफ से, डायग्राम से हम पहले वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ मिल जाएगी, फिर ये स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू लैम्बडा एफ है, उसमें से f को सब्जेक्ट बना लेंगे, v ऑलरेडी नोन है, लैम्बडा निकाल लिया होगा तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी के लिए हम f भी यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी में न्यू यूज किया है, फिर न्यू और v में कंफ्यूजन रहता है इसलिए हम f यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट वेवलेंथ लैम्बडा होती है। तो ये ए वेव है, उसकी वेवलेंथ ये हो जाएगी। ये वेवलेंथ है, यहाँ पे देखो 4 बॉक्स के बराबर है, 1 2 3 और 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। तो ए वेव की वेवलेंथ हो जाएगी यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर। और इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं, वेव ए जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो वेव ऐसे ऊपर जाके नीचे जाके फिर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एंड पॉइंट है वेव का, वो एक वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये लेंथ उसकी वेवलेंथ हो जाएगी। तो ये ए वेव की वेवलेंथ यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक मतलब 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम वेव बी की वेवलेंथ निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बी वेव है, बी वेव उसके क्रेस्ट यहाँ से ये दूसरे क्रेस्ट यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस आएगा, वो ये बी वेव की वेवलेंथ हो जाएगी। वो कितने बॉक्स है वो काउंट कर लेते हैं डायग्राम से। तो वहां पे ये एक
ये 2 बॉक्स, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8, 8 बॉक्स है। 4 बॉक्स की लेंथ 2.5 है, तो 8 बॉक्स की लेंथ हो जाएगी यहाँ पे टोटल 5 सेंटीमीटर। तो ये वेवलेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और इसको भी हम दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 मिनट, ये जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो वेव यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एंड पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस, ये बी की वेवलेंथ लैम्बडा बी बोल सकते हैं। तो ये 0 से 5 सेंटीमीटर तक है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। चलो, दोनों की वेवलेंथ निकल गई है। अब दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ए की फ्रीक्वेंसी एफ ए से रिप्रेजेंट करे तो स्पीड अपॉन ए की वेवलेंथ, स्पीड 345 मीटर पर सेकंड है और वेवलेंथ सेंटीमीटर में दी है, तो इसको पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2.5 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2.5 अपॉन 100 कर लेंगे तो हमें ये फाइनली मिल जाएगा 345। ये 100 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, इसको 2.5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये डिवाइड करने के बदले अगर हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ना, तो नीचे 2.5 इंटू 4 वो 10 हो जाएगा, फिर एक जीरो कट हो जाएगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और आप डायरेक्ट डिवाइड करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। तो आपको फाइनली ये डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा 13800 हर्ट्ज, 13800 हर्ट्ज, ये ए की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। बी की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ये बी की फ्रीक्वेंसी स्पीड अपॉन बी की वेवलेंथ, स्पीड यहाँ पे भी 345 मीटर पर सेकंड है और वेवलेंथ सेंटीमीटर में दी है, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 5 अपॉन 100, तो ये 34500 अपॉन 5, ये डिवीजन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6900 हर्ट्ज। ये हो जाएगी बी की फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें जो पूछा था वो निकाल लिया है 14th क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और ये 15th क्वेश्चन में भी एक डायग्राम दिया है और बोला है कि 2 आइडेंटिकल साउंड वेव ए और बी है, उसमें से एक ये साउंड वेव एयर में है सोर्स, और दूसरा सोर्स है वो पानी में सबमर्ज्ड है। दोनों एक साथ साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो साउंड ऐसे हॉरिजॉन्टल जाके ये क्लिप से इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते हैं, ऐसा बोला है। जो साउंड ए से निकला है उनको ये क्लिप से रिफ्लेक्ट होके वापस आने में जो टाइम लगता है वो टाइम बी से निकलने वाले साउंड को जो टाइम लगता है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 4.5 टाइम्स है, ऐसा दिया है। और हमें पूछा है कि दोनों की स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर का रेशियो में निकालना है। तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर ये यहाँ से क्लिप का डिस्टेंस हम डी ले ले तो साउंड को टोटल डिस्टेंस 2d ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड अगर ये डिस्टेंस d/2 ले ले तो साउंड को टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आने में टोटल डिस्टेंस d ट्रैवल करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस तो है ना, दोनों साउंड वेव ए से निकलने वाले और बी से निकलने वाले के लिए सेम ही है। तो पहले यहाँ पे टाइम जो दिया है, जो साउंड वेव एयर में ट्रैवल हो रहा है वो टाइम, और जो साउंड वेव वाटर में ट्रैवल हो रहा है उस टाइम के रिस्पेक्ट में 4.5 है। एक को टाइम लग रहा है वो बी के टाइम से 4.5 है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अगर बी का टाइम, मतलब जो वाटर वाला है ना उसका टाइम टी ले ले तो एयर वाला है उसका टाइम उसके रिस्पेक्ट में 4.5 टी हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे साउंड की एयर में स्पीड अपॉन साउंड की वाटर में स्पीड, ये रेशियो निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये दोनों डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस जाने आने का टोटल डिस्टेंस डी मान लेते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एयर में टाइम टी एयर हो जाएगा और डिस्टेंस डी अपॉन ये वाटर में टाइम टी वाटर हम ले लेते हैं, डी डी कट हो जाएगा। और ये टी वाटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और वो ये टी एयर नीचे ही है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब टी वाटर को हमने टी माना है और एयर का टाइम है वो 4.t हो जाएगा, टी टी कट हो जाएगा तो ये 1/4.5। अब 4.5 जो है ना वो होता है 9 का हाफ, तो 9/2 है। तो ये 1 हम 9/2 लिख सकते हैं, ये 1/9/2 है। 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो फाइनल आंसर 9/2 से वो 2/9 हो जाएगा, ये रेशियो 2/9 मिलेगा।
तो सबको ये तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching. Keep learning, keep growing. To get personal tuitions from an ex-Aakash faculty in Gotha, Ahmedabad, DM your request on 9099926301.